दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बैक टू बैक दो झटके लगे। दूसरा झटका बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर उसकी अहमियत भी है और पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर उसकी अहमियत अलग से बनती है। लेकिन वो झटका तभी माना जाएगा जब उस पर कोई अंतिम आदेश आए, यानी एसआईआर के मुद्दे पर, क्योंकि एसआईआर रद्द करने की धमकी आज सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एसआईआर को रद्द किया जा सकता है अगर गड़बड़ियां पाई गई तो। लेकिन आज हम चर्चा एसआईआर की नहीं, आज हम चर्चा उस मुद्दे की कर रहे हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम बीजेपी के सांसद एक तरह से अभियान छेड़कर बैठ गए थे, जैसे केंद्र सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। इसी से देश विकसित राष्ट्रों की सूची में शुमार हो जाएगा, सिर्फ इसी कानून से देश की किस्मत बदल जाएगी, इस ढंग से इसका प्रचार किया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ प्रावधानों पर, विवादित प्रावधानों पर जो आज इंटरिम स्टे यानी अंतरिम आदेश दिया है, अंतरिम रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। दरअसल पिछले संसद सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया और वक्फ संशोधन विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में बहुत सारी आपत्ति थी। आपत्ति होनी भी चाहिए थी, क्योंकि धर्म के मामले में, किसी के धर्म के मामले में, धार्मिक परिसंपत्तियों के मामले में सरकार का दखल उतना ही उचित है जितना कि मानवाधिकार और लोगों के मूल अधिकारों के प्रभावित होने की गुंजाइश बन रही हो। उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहे देश के बीच या किसी भी लोकतांत्रिक देश के बीच, उससे ज्यादा दखल को आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता, किया भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और उसके साथ साथ लोगों के मूल अधिकार, ये केशवानंद भारती जजमेंट से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट में स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था, धार्मिक दान प्रतिदान की परिस्थितियों को खुद से तय करेगा, न कि किसी कानून के तहत बंदिशों में बंध कर तय करेगा। वक्फ संशोधन बिल में कुछ प्रावधान जो किए गए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रूप से रोक लगा दी। अंतिम आदेश बाद में आएगा, लेकिन अंतरिम आदेश के तहत जो रोक लगी है उससे इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समाज के लोगों को काफी राहत मिली है। मोटे तौर पर 3 प्रावधानों पर उन्हें आपत्ति थी और एक एक कर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से न्यायपालिका ने एक तरह से विवादित प्रावधानों के ऊपर रोक लगा दी है। पहले भी ऐसा हुआ है कि चाहे ऑर्डिनरी बिल हो या संविधान संशोधन बिल हो, पार्शियली या टोटली, अंशतः या पूर्णतः उसे खारिज किया गया है। कई बार ऐसा देखा गया। ये कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं था, ये साधारण विधेयक था। लेकिन इस साधारण विधेयक के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जिसे केंद्र सरकार एक मैजिक बुलेट की तरह देख रही थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ऐसा लग रहा था कि इसके द्वारा ही इस देश में राम राज्य कायम कर देगी, उन्हीं प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है। मुख्यतः 3 बातें थी जिस पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, और वो तीनों बातें क्या थी? सबसे पहले यह था कि वक्फ बाय यूजर को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। वक्फ बाय यूजर उसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति उसे वर्बली यानी जुबानी तौर पर किसी संपत्ति को वक्फ कर दे या लंबे समय से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल होती रही हो, अब उसे रद्द करने का आदेश डीएम को नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि जिलाधिकारी किसी भी मामले में संपत्ति का फैसला नहीं कर सकते। डीएम यानी कलेक्टर साहब किसी भी तरह से फैसला नहीं कर सकते। जो लोग इतिहास के छात्र हैं, जो लोग कानून के छात्र हैं हमारे दर्शकों में, उन्हें कार्नवालिस कोड याद होगा, 1793 का सेपरेशन ऑफ पावर याद होगा, उन्होंने पढ़ा होगा हमारे दर्शकों में से बहुतों ने, कि उसके तहत एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया था, दोनों को अलग किया गया था। संपत्ति कौन सी निजी है, कौन सी धर्मार्थ है, कौन सी सार्वजनिक है, ये सब तय करने का अधिकार न्यायालय के पास होगा, न कि डीएम साहब के पास होगा। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और साफ साफ कहा कि वक्फ बाय यूजर या किसी और मामले में कलेक्टर फैसला नहीं कर सकते, यानी कार्यपालिका फैसला नहीं कर सकती। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें आदेश है जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी,
वो ये है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जब मुसलमानों की संस्था है तो उसका सीईओ मुसलमान ही होगा, और होना भी चाहिए। कोई भी धार्मिक संस्था में, अब अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट जो बना हुआ है, उसमें यदि किसी ईसाई या किसी मुस्लिम को उसका मुख्य कार्यकारी बना दिया जाए तो हिंदू समाज के लोगों को कैसा लगता? तो फिर ऐसी बातें, वक्फ संपत्तियों के मामले में सीईओ बनाने की बातें क्यों की जा रही है कि किसी गैर मुस्लिम को भी बनाया जा सकता है? इस आदेश पर भी रोक लगा दी गई कि जब मुस्लिम समाज की संस्था है वक्फ बोर्ड, उसमें गैर मुस्लिम को सीईओ नहीं बनाया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी, और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, राज्य वक्फ बोर्ड है, उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होते। यानी इनसे ज्यादा वाले प्रावधान को भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो इसके साथ आता है वो ये है, और बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर बहुत ज्यादा आपत्ति थी। कई सारे प्रावधानों पर वैसे आपत्ति थी इसके वक्फ संशोधन बिल के, आर्टिकल 3C, 3R, 7, 8 सब पर आपत्ति थी, और उन्हीं में से एक था कि वक्फ, किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि संपत्ति को वक्फ किया जाना है, यानी वक्फ बोर्ड को या किसी वक्फ को दान दिया जाना है, तो उसके लिए मुस्लिम होना, कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना अनिवार्य है। इस शर्त पर रोक लगा दी कि कोई व्यक्ति किस धर्मार्थ संस्था को दान देता है, ये कोई कानून कैसे तय कर सकता है? अब हमारे नाम से, मेरे नाम से आप सभी परिचित हैं कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मैं अभिषेक कुमार यदि मेरा नाम है तो स्वाभाविक है कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं, और यदि मैं हिंदू धर्म से आता हूं और मैं किसी ईसाई संस्था, बौद्ध संस्था, इस्लामिक संस्था को अपनी संपत्ति दान दे रहा हूं, उस पर रोक लगाने वाला कानून कौन होता है? आखिर कोई कानून ये कैसे तय करेगा कि मैं अपनी संपत्ति को किसी दूसरे धर्म को दान में न दूं? ये मेरी मर्जी है कि मैं दान दूं या न दूं, और दूं तो किसे दान दूं, ये मेरा अधिकार है। और इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा है। साफ साफ कहा है कि वक्फ संपत्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को वक्फ करने के लिए जो नई शर्त लगाई गई थी कि 5 साल से वो इस्लाम धर्म का पालन जो कर रहा हो, वही संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है। उस शर्त के ऊपर सीधे सीधे रोक लगा दी गई कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन करने वाला कानून है, इसकी इजाजत न्यायालय नहीं दे सकता। अब इस तरह की चीजें जो कही गई, कानून जो इस तरह के बनाए गए, उससे कई सारे सवाल खड़े हुए। सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि मौजूदा दौर में 2014 के बाद की परिस्थितियों को देखें और 14 के पहले की परिस्थितियों को देखें तो एक बातें साफ नजर आती है, और मैं बार बार कहता हूं कि 2014 के पहले सरकार के काम, सरकार की कारगुजारियां या सरकार के कारनामों, इन सब की वजह से बहुत कम ऐसे मौके आते थे जब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था। जैसे एक बार एसआर बोमई केस पर करना पड़ा, जैसे कभी किसी दूसरे मामले पर करना पड़ा, इमरजेंसी के प्रावधानों पर करना पड़ा। ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बेहद कम मौके आते थे। आज के दौर में आप देखें तो सरकार जो कर रही है, लगभग हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग क्या ये भूल गए हैं कि संविधान ने असीमित ताकत नहीं दी है। संविधान ने संविधान के दायरे में काम करने की ताकत दी है। संसद सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। और संविधान के दायरे में जब काम करने की ताकत दी है, उस ताकत को सरकार समझ क्यों नहीं पा रही? सत्ता में बैठे हुए लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि कई बार चीजों को जनता से छुपाने की कोशिशें होती है, और बेतुके तर्क न्यायालय में भी दिए जाते हैं कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानने का कोई हक नहीं है। कई बार, एक बार तो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया एनजेएसी के नाम पर, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उसे क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। जजों की नियुक्ति में गैर न्यायिक सदस्यों का बहुमत बना दिया गया था। तो इस तरह के काम सरकार क्यों करती है? कई सारे ऐसे सवाल हैं। कल की ही बात है, कल ही कहा गया, कल या परसों चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने के मुद्दे पर न्यायालय अनावश्यक दखल ना दे। ये अधिकार चुनाव आयोग का है।
अब न्यायालय दखल नहीं देगा तो इस देश में मौलिक अधिकारों को कौन सुनिश्चित करेगा? न्यायालय दखल नहीं देगा तो इस देश के अंदर संविधान के तहत सत्ता चले, सिस्टम चले, व्यवस्था चले और नागरिक चले, इसको कौन सुनिश्चित करेगा? न्यायालय दरअसल इसके लिए है, और खासकर सर्वोच्च न्यायालय जिसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन तीनों है, यानी कि मूल अधिकारिता भी उसके पास है, उसके पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपील में आने वाली अधिकारिता भी है, जो नीचे के न्यायालयों के खिलाफ अपील में सरकारें या लोग पहुंचते हैं, और उसके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी सलाह देने के लिए, यहां तक कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भी आर्टिकल 143 के तहत संविधान ने उसे अधिकार दे रखा है कि जब राष्ट्रपति सलाह मांगे तो सलाह उन्हें दे, केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से मांगे तो उन्हें सलाह देने का काम करे। तो इतने सारे अधिकार जब न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक तक बनाया गया है। यूपीएससी की परीक्षाओं में सवाल भी पूछा जाता है कि संविधान का कस्टोडियन कौन है, तो जवाब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो संविधान का कस्टोडियन है, क्या वो संविधान के द्वारा बनाए गए सिस्टम या सिस्टम के किसी अंग का कस्टोडियन नहीं हो सकता? मौजूदा दौर में सिस्टम के अंदर इसी समझदारी की कमी जान पड़ती है, जिस वजह से न्यायालय के पास बार बार संविधान पीठ बनाने या बार बार जो कानून बनता है उसको लेकर के मसले पहुंच रहे हैं। एक नई धारणा भी देश में विकसित हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री देश का मालिक होता है। वास्तविकता यह है कि संसद के द्वारा ही नहीं बल्कि संविधान के द्वारा भी सेपरेशन ऑफ पावर तय किया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तो किया ही गया है, कार्यपालिका के अंदर भी किया गया है। 3 तरह की लिस्ट बनी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची पर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार काम करेगी, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। राज्य सूची पर राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके द्वारा जो चुनी गई सरकारें हैं राज्य की जनता के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। और समवर्ती सूची पर दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन जहां दोनों में मतभेद होगा वहां केंद्र का कानून समवर्ती सूची के विषय पर लागू होगा। ये क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर साफ साफ है, शक्तियों का पृथक्करण। लेकिन बावजूद इसके कृषि राज्यों का विषय है, किसान कानून बना दिया गया। वक्फ का मसला इस देश में मूल अधिकार और व्यक्ति के राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वक्फ हो या धार्मिक न्यास हो या व्यक्ति की धार्मिक आस्था हो, उसके ऊपर ऐसे प्रावधान थोपने जिसमें धर्म के अंदर कोई इंक्रोच कर रहा हो, कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की भावना विकसित हो, तो इस भावना के लिए यदि सरकार कानून बना रही है या सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से ऐसी बातें सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और बार बार न्यायालय के सामने ऐसे मसले जा रहे हैं। अब सवाल है कि वक्फ के मुद्दे पर न्यायपालिका जिस प्रकार के फैसले दे रही है, लोगों को उम्मीद यही थी कि यही होगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ के मुद्दे पर इस देश के विपक्ष ने खुलकर जिस तरह से मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों का साथ दिया, जो लोग इसके विरोध में खड़े थे उनका साथ दिया, वो एक नया बदलाव है। खासकर पिछले 9-10 साल की परिस्थितियों को देखें, 9-10 साल से जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति दरअसल बहुसंख्यकवाद को थोपने की मानसिकता से की जाने वाली राजनीति है। बहुसंख्यकवाद की मानसिकता से कई बार तो ऐसा दिखा था, खास करके लोकसभा चुनाव के पहले तक, कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते थे। उन्हें लगता था कि कहीं हम बोल देंगे, कहीं जुबान खोल दी किसी जायज मुद्दे पर भी, तो भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करा के, ध्रुवीकरण करा के ले जाएगी। इस वजह से जुबान नहीं खोलते थे। लेकिन जिस तरह से जनता के मुद्दे हावी होने शुरू हुए, जिस तरह से लोगों को 10 साल के सरकार के कामकाज को देखते हुए यह निर्णय करने, यह विश्लेषण करने की स्थिति में आना पड़ा कि सरकार का काम बोलता है कि कारनामा बोलता है, तो काम और कारनामों के बीच जब जनता आकर सरकार के कामों को का विश्लेषण करने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई, उसके बाद से धीरे धीरे सांप्रदायिकता का कलेवर और सांप्रदायिक रंग उतरने लगा। विपक्षी दल भी, अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो या बहुसंख्यकों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो या फिर आदिवासी या दलित अधिकारों का मुद्दा हो, SC/ST एक्ट से आगे जाकर ओबीसी का मुद्दा हो, गरीब सवर्णों का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष जिस प्रकार से एक नए परिवेश में नए तरीके से
खासकर केंद्र में गठबंधन की सरकार आने के बाद जब साफ साफ दिखाई देने लगा कि 400 पार का बीजेपी का नारा धराशायी हो गया, संविधान बदल देंगे के नैरेटिव के सामने संविधान बचाने का नैरेटिव प्रभावी हो गया, तो उस हालात में अब अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद की बातें धीरे धीरे बेमानी होने की तरफ जा रही है। और जब वो बेमानी हो रही है तो जनता अपने जातीय आग्रहों और सामुदायिक आग्रहों को लेकर आगे आ रही है, क्योंकि सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय इसलिए चाहिए क्योंकि समाज के अंदर विभेद का जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक अलग परिस्थितियों से है, जिस परिस्थितियों में जन्म के आधार पर भेदभाव की परंपरा कालांतर से चली आ रही है। ठीक इसी तरह से धार्मिक भेदभाव की एक नई परिपाटी विकसित करने की कोशिश हो रही थी, और सरकार के कई कदमों को देखकर ऐसा लगता था कि जानबूझकर कुछ काम ऐसे किए जा रहे हैं जिससे जनता के बीच विमर्श का मुद्दा बने, विमर्श के बीच में कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का रंग आए, और सांप्रदायिकता का रंग जब आए तो उससे एक वोट बैंक का निर्माण हो। ये काम 10 साल तक खूब हुआ, 10 सालों तक इसकी खेती खूब की गई, लेकिन अब उस खेती को किसी तरह से यूरिया और खाद पानी मिलना जब बंद हो गया, जनता अब रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर, नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर, संविधान बचाने जैसे मुद्दों पर आने लगी, तो अपने आप धर्मनिरपेक्ष कलेवर जो भारत की पहचान हुआ करती है, हजारों सालों से वसुधैव कुटुंबकम की धारा के साथ टिकी हुई है, उस धारा ने फिर से अपनी जड़ें जमानी शुरू की। और जब उस धारा ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की, उसके बाद वक्फ के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना सत्ता या सिस्टम के लिए आसान नहीं रहा। न्यायपालिका को भी आज की तारीख में जिस प्रकार से फैसला आया है, उस फैसले के बाद अब साफ दिखाई दे रहा है कि पहले संजीव खन्ना ने जो कोशिशें की, तत्काल प्रभाव से उस कानून को अमल में लाने पर रोक लगाई, उसी तरह से जस्टिस गवई जो अभी चीफ जस्टिस है, उनकी बेंच ने आज जिस प्रकार का फैसला लिया, उसमें साफ जाहिर कर दिया कि इस तरह के कानून जो भेदभावकारी प्रतीत होते हैं, उसके लिए मौजूदा संविधान और भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। अब कई लोग कहेंगे कि अंतरिम आदेश यह है कहीं अंतिम आदेश में पलट ना जाए। एक वाकया याद दिलाता हूं। बिहार के एक विधायक हुआ करते थे रामेश्वर चौरसिया, रामेश्वर प्रसाद लिखते थे तब। बिहार की विधानसभा को राज्यपाल बूटा सिंह की सिफारिश पर 2005 में गठित होने से पहले ही भंग कर दिया गया। दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ गई। रामेश्वर प्रसाद चले गए सुप्रीम कोर्ट, संविधान पीठ गठित हुई, और संविधान पीठ ने रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में संविधान पीठ ने पहले अंतरिम आदेश दिया, और अंतरिम आदेश में कहा कि बिहार विधानसभा को गठन से पूर्व ही भंग कर देना असंवैधानिक है। बाद में अंतिम आदेश आया, लेकिन अंतरिम आदेश में जो चीजें थी अंतिम आदेश में वही आया। तो इंटरिम ऑर्डर और अस्थायी ऑर्डर, इन दोनों के बीच में कोई बहुत फर्क नहीं होता, क्योंकि अंतरिम आदेश में एक तरह का ट्रेलर आमतौर पर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, और अक्सर वही अंतिम आदेश में भी सामने आता है। तो जिस प्रकार के प्रावधान संसद में बहुमत की धौंस पर करा लिए गए थे, बहुमत की धौंस पर संसद में कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून यदि संविधान की मूल भावनाओं का पालन करने की स्थिति में ना हो तो उसकी हालत भी एनजेएसी यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसी होती है। आज की तारीख में इस देश के अल्पसंख्यक समाज को एक बड़ी जीत मिली है, सत्ता को एक झटका लगा है, सांप्रदायिकता का नैरेटिव सेट करने वाले लोगों को झटका लगा है, और उन सब से आगे बढ़कर धर्मार्थ संस्थानों में हस्तक्षेप करने, और उससे भी आगे बढ़कर उस हस्तक्षेप को सांप्रदायिक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली मानसिकता पर भी आज एक गहरी ठेस लगी है। और निश्चित तौर पर न्यायपालिका इसके लिए बधाई की पात्र है कि लोगों के बीच, सत्ता और सिस्टम से निराश लोगों के बीच न्यायपालिका एकमात्र उम्मीद है, और वहां से न्याय मिलेगा इस धारणा की पुष्टि भी हुई है। सवाल अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद का नहीं है, सवाल कुछ दूसरा है। और उस सवालों के आईने में यदि मौजूदा दौर में लोकतंत्र की स्थिति को देखें तो भारत के कई पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, भारत के अंदर यदि लोकतंत्र जिंदा है तो आम जनता के प्रयासों के साथ साथ न्यायपालिका के प्रयासों को भी कम कर नहीं आंका जा सकता। समय समय पर न्यायपालिका ने इसकी पुष्टि की है कि जनता के किसी हिस्से में अनरेस्ट की स्थिति, असंतोष की स्थिति उस स्तर पर ना पहुंच जाए जिस स्तर पर हमारे पड़ोसी देशों में पहुंची हुई है।
आज वक्फ कानून पर जो अंतरिम आदेश है, उसके बाद इस देश में करोड़ों अरबों की वक्फ की संपत्तियां जो धार्मिक कार्यों में, शैक्षणिक कार्यों में इस्तेमाल की जा रही है, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, उन संस्थाओं के भविष्य पर जो ग्रहण लगा हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो ग्रहण छटता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि अंतिम आदेश जब आएगा तो पूरी तरह से एक मुकम्मल व्यवस्था के साथ दुरुपयोग और सदुपयोग के बीच की परिस्थितियों में खड़ा हुआ वक्फ कानून और सरकार की मंशा, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज, इन तीनों को राहत मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।